हाय दिस इज़ रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़। और आज है हमारा डे 18। इससे पहले हम 17 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर कंसिडर करें। और इससे प्रीवियस वीडियो में डे 17 में हमने बॉयंट फोर्स का टॉपिक पूरा डिस्कस किया था। और आज हम करेंगे इसके PYQs। जितने भी PYQs आए हुए हैं आपके पेपर में अराउंड 9 है, 9 क्वेश्चन है, 9 PYQs हैं, तो वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, बट अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है ध्यान से तो आपको टाइम नहीं लगेगा, यू कैन ईजिली डू इट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हम कर चुके थे। ठीक है, पॉइंट फोर्स क्या है, क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, रिलेटिव डेंसिटी, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टोटल देखो कितने हैं, 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, पॉइंट फोर्स। तो पॉइंट फोर्स क्या है, प्रीवियस वीडियो में वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, बट आज मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे ताकि क्वेश्चन आंसर आप इजीली कर पाओ। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई लिक्विड है और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे चला जाएगा, नीचे चला, जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही नीचे ये ऑब्जेक्ट जाएगा। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉल पे हमने फोर्स अप्लाई किया और ये बॉल चलेगी यहाँ। जैसे ही आप अपनी फिंगर इस बॉल से हटाओगे ये बॉल फिर से वापस यहीं आ जाएगी इस प्लेस पे। ठीक है, तो ये जो बॉल वापस अपनी जगह पे जा रही है ये किस वजह से जा रही है, ड्यू टू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या है, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स को ही हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, BUOYANT, बॉयंट फोर्स। ये जो अपथ्रस्ट है, ये जो वाटर है, ये जो लिक्विड है ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसी को हम कह रहे हैं अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। और ये अपथ्रस्ट क्यों लगती है, जो लिक्विड है, लिक्विड में जो प्रेशर डिफरेंस होता है, ऊपर की तरफ जो प्रेशर है वो कम होता है और नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे जैसे डेंसिटी, मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, नीचे जाता जाएगा पानी, वैसे वैसे उसका जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो नीचे जो है प्रेशर हाई होता है, ऊपर जो है प्रेशर लो होता है। तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगती है, जिसे हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। बॉयंट फोर्स क्या है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या करती है, चीज़ों को डूबने नहीं देती, वो क्या करती है, उसको फ्लोट कराने में हेल्प कराती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारी जो शिप होती हैं, वाटर में चलती हैं, शिप इतनी हैवी होती है बट आपने देखा है स्टिल वो फ्लोट करती रहती है। तो उस पर क्या है, उसकी जो वो डूबती क्यों नहीं है एक्चुअली, क्योंकि नीचे से बॉयंट फोर्स लग रही होती है। ठीक है, और वो बॉयंट फोर्स क्या होती है, बॉयंट फोर्स एक ऊपर की तरफ फोर्स है, और ये जो फोर्स है कितनी लगती है, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वो शिप जितना पानी डिस्प्लेस करेगी उतनी ही इसमें बॉयंट फोर्स लगेगी। और जो शिप है ना, उसके नीचे का जो पोर्शन है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, सो दैट्स वाई शिप फ्लोट करती है, डूबती नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्या कहा मैंने कि जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बॉल है, जितना पानी डिस्प्लेस होगा, वाटर डिस्प्लेस मतलब देखो ये वाटर लिया आपने कोई ऑब्जेक्ट डाला इसमें, मान लो पहले इसका वाटर लेवल था 500 ग्राम तक था, यहाँ तक पानी था। जैसे ही आपने ये ऑब्जेक्ट इसमें डाला तो इसका जो वाटर लेवल है यहाँ तक पहुँच गया, मान लो 700 ग्राम हो गया इसका। ठीक है, पानी ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जो पानी ऊपर गया इसी को कह रहे हैं वाटर डिस्प्लेस। वो क्यों हुआ, इस ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, बॉयंट फोर्स क्या है, बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू water displaced by an object, water displaced by an object, मतलब जितना इस ऑब्जेक्ट ने पानी डिस्प्लेस किया है उतनी ही पॉइंट फोर्स लगेगी। मान लो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, 200 ग्राम पानी डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ से जो पॉइंट फोर्स लग रही है वो भी कितनी लग रही है, 200 ग्राम ही लगेगी। ठीक है, तो पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतनी ही पॉइंट फोर्स लगेगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये जो पॉइंट फोर्स है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से हैं वो 3 फैक्टर्स, तो इसको एक बार इरेज कर लूँ, यहीं पे बताती हूँ कौन कौन से 3 फैक्टर्स वो है। एक तो है डेंसिटी, इसको क्या हो गया, चलो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डेंसिटी,
कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं बॉइंट फोर्स को। बॉइंट फोर्स समझ आ गया क्या है बॉइंट फोर्स। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है द अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। ठीक है, और ये जो बॉइंट फोर्स है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो। फर्स्ट तो है डेंसिटी, जो प्राइमरी फैक्टर है वो तो है डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की ही डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, देखो जितनी ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी उतना ही क्या है चीज़ की डूबने, ऑब्जेक्ट के डूबने की जो संभावना है वो कम रहेगी। जितनी ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी, बॉइंट फोर्स के ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है जो चीज़ों को डूबने नहीं दे रही है, उसको फ्लोट कराने में हेल्प करा रही है। बॉइंट फोर्स कम लगेगी तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये डूब जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी उतना ही ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ फ्लोट करता रहेगा ईजिली। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये हमारे पास है वाटर। ठीक है, वाटर की डेंसिटी होती है 1। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी वाटर की मान लीजिए 1 है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी डेंसिटी मान लो 0.9 है। तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 है और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है, अगर डेंसिटी वाटर से कम है तो तब तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, ये डूबेगा नहीं, फ्लोट करता रहेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर। बट अगर हम सेकंड केस लें जहाँ पे ये वाटर ही है बट ये जो ऑब्जेक्ट अब हमने लिया है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। तो अगर वाटर की डेंसिटी है जो भी फ्लूइड हमने लिया उसकी डेंसिटी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के कंपैरिजन ज़्यादा हो तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है डेंसिटी ज़्यादा है, इट मीन्स डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ लिक्विड की बात कर रही हूँ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइंट फोर्स। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी। ठीक है, जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, इट मीन्स ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की या फ्लूइड की जो भी हमने लिया है उतनी ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मैं सेकंड केस में भी बताती हूँ, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी बताऊँगी आपको। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइंट फोर्स। अब अगर वाटर की जगह हमने ग्लिसरीन ले ली मान लो, इस केस को भी के लिए मैं मिटा रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट वाला केस है, ये भी बताती हूँ आपको। ये पूरा ही रेज हो जाएगा, रुको 1 मिनट, इसे रेज करती हूँ। इसको भी आप छोड़ो, कन्फ्यूजन हो जाएगी नहीं तो आपको। ठीक है, अब ये याद रखो कि वाटर की डेंसिटी या फ्लूइड हमने जो लिया है, जिस फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगाएगा, उतनी ही चीज़ें जो है ईजिली फ्लोट करती रहेंगी। अब अगर हमारे पास यहाँ ग्लिसरीन है, ठीक है, ग्लिसरीन की डेंसिटी तो वाटर से भी ज़्यादा होती है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है जिसकी डेंसिटी कम है ग्लिसरीन की डेंसिटी से, तो क्या होगा, ये इजीली फ्लोट करता रहेगा। तो फर्स्ट फैक्टर तो आपको ये याद रखना है कि इट डिपेंड्स ऑन, जो बॉइंट फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइंट फोर्स। मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी नीचे से। ठीक है, ये लिक्विड की डेंसिटी की बात की है मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी की बात नहीं की अभी आगे करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। सेकंड केस है, मतलब सेकंड फैक्टर है जिस पे बॉइंट फोर्स डिपेंड करती है, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यू कैन सी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप कह सकते हो वेट। ठीक है, सेकंड क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट डेंस होगा मतलब उतना ही ज़्यादा मास है, जितना ज़्यादा मास है उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी होगी। मास मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल ये 2 पार्क है हमारे पास, जिसमें जितने ज़्यादा पेड़ लगे होंगे हम कहेंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे सेकंड वाले में मान लो पेड़ कम है तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी कम है, मतलब इसमें मास कम है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है मीन्स हम किसकी बात करें, मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, मास कम है तो डेंसिटी कम है। और फॉर्मूला से आप देख सकते हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और मास क्या होता है, वेट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इज m इज इक्वल टू WG। W क्या है, वेट, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी है उतनी ही ज़्यादा मास होगा उसका। ठीक है, और जितना ज़्यादा मास है उतना ही वेट होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सेकेंड जो फैक्टर है जो इसको
करता है, अफेक्ट कर रहा है हमारी बॉइंट फोर्स को, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप कह सकते हो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा वेट होगा, मान लो ये हमारे पास कोई फ्लूइड है, लिक्विड है कोई, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मैं कह रही हूँ इसकी डेंसिटी ज़्यादा है मतलब इसका मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है मतलब इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसका वेट ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ईजिली सिंक कर जाएगा, ठीक है। अब इस केस में बॉइंट फोर्स, ये जो मास ज़्यादा है ना तो ये डूब जाएगा, डूब गया ये नीचे, सिंक कर जाएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा वहाँ पे बॉइंट फोर्स कम लगेगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड के केस में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के, जो बॉइंट फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। बट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के केस में, मतलब वेट के केस में आप मानोगे, वेट अगर ज़्यादा है तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में जो बॉइंट फोर्स होगी वो कम होगी, वो लेस होगी, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, तो अगर ग्रेविटी ज़्यादा है तो पॉइंट फोर्स जो है लेस लगेगी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है डूब जाएगा, ठीक है। सेकंड केस आई होप आपको समझ आ गया होगा। 3 फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करें पॉइंट फोर्स को, एक तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सेकंड इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपली आप ये समझिए कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना आपको। थर्ड क्या है, थर्ड जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ वाटर का एग्जांपल ले रही हूँ, आप कोई भी फ्लूइड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इसको इरेज कर देती हूँ। थर्ड केस क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 मिनट इरेज कर देती हूँ, फिर नहीं तो ज़्यादा होच पोच हो जाता है, फिर आई थिंक आपको प्रॉब्लम होती होगी समझने में भी, आप लोग बताते तो हो नहीं कुछ, ठीक है। बॉइंट फोर्स का जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मतलब जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतनी ही पॉइंट फोर्स लगेगी। मान लो 2 एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो डेंसिटी है लिक्विड की दैट इज सेम। एक में हमने क्या किया, छोटा सा पत्थर डाला, ठीक है, तो ये पत्थर थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है। तो जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा, मान लो इसका पानी वाटर लेवल यहाँ तक आ गया, जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा, हमने क्या कहा था, पॉइंट फोर्स क्या होती है, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा उतनी ही पॉइंट फोर्स लगेगी, ठीक है। एज कम्पेयर टू दिस रॉक, ये छोटा सा पेबल है, मान लीजिए छोटा पत्थर है, छोटा सा पेबल है, और ये कोई बड़ा सा बोल्डर है, बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। तो ये जो बड़ा पत्थर है ये क्या करेगा, ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो जो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, मान लो इसने ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस किया, तो जो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतनी ही उतनी ही पॉइंट फोर्स लगेगी। फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो पेबल था उसने लेस वाटर डिस्प्लेस किया, लेस वाटर डिस्प्लेस करेगा, इट मीन्स इस पे जो पॉइंट फोर्स लगी वो भी क्या करेगी, लेस लगेगी, ठीक है। सेकंड केस में हमने देखा इसका वॉल्यूम ज़्यादा था, ठीक है, इस बोल्डर का, बड़े से पत्थर का जो वॉल्यूम है ये ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, मोर वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। मोर वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, मोर वाटर डिस्प्लेस, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा तो जो बॉइंट फोर्स है उतनी, वो भी उतनी ही लगेगी। वाटर ज़्यादा डिस्प्लेस किया है तो बॉइंट फोर्स जो है वो भी ज़्यादा ही लगेगी इस केस में, ठीक है। तो थर्ड केस फैक्टर हमें समझ आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उस पर उतनी ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी। अगर कम पानी डिस्प्लेस किया है तो कम बॉइंट फोर्स लगेगी, ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया है तो ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अच्छा, जो सेकेंड फैक्टर हमने डिस्कस किया ना, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाला, कि हाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है इसको अफेक्ट करता है हमारे पॉइंट फोर्स को, तो उसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है। इसमें मान लीजिए इसमें 3 केस बनते हैं एक्चुअली, ठीक है। ये लिक्विड है, ठीक है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है, वो यहाँ फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तीनों ही जो हम ऑब्जेक्ट ले, डेंसिटी सेम है, लिक्विड्स की डेंसिटी सेम है, बट जो हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उनका जो वेट है वो वेरी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, उनका वेट वेरी कर रहा है। तो फर्स्ट केस में देखा हमने कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने डाला ना ये फ्लोट करता रहेगा, ये फ्लोट कर रहा है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, 1 मिनट, इस केस में क्या है,
जो वेट ऑफ लिक्विड है, सॉरी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है लेस है एज कम्पेयर टू वेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है दैट इज लेस देन बॉइंट फोर्स। अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लेस है बॉइंट फोर्स से तो वो क्या करेगा, फ्लोट करता रहेगा। सेकंड केस में हम देखेंगे जब हमने ये इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो ये जो ऑब्जेक्ट है मान लो यहाँ बीच में आके रुक गई, ना ये फ्लोट कर रही है ना ये फ्लोट कर रही है, ना ही ये क्या कर रही है, इसको मैं इरेज करती हूँ, ना ही ये डूब रही है ना ही ये फ्लोट कर रही है, ये सेंटर में आके इस तरह से रुक गई है यहाँ पे। तो इट मीन्स इसमें जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है उतनी ही इसमें बॉइंट फोर्स भी लग रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बॉइंट फोर्स के इक्वल है, मीन्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, मतलब ना ये फ्लोट कर रहा है ना ही ये डूब रहा है, ये बीच में है, ठीक है। और थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है हमने डाला तो ये जो है इसका वेट इतना ज़्यादा है कि ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये सिंक कर जाएगा, ठीक है। ये तीनों केस उसके बता रही हूँ मैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अगर तीसरा केस जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट का वेट है ये ज़्यादा है तो क्या करेगा, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉइंट फोर्स तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या है, डूब जाएगा नीचे, ठीक है। क्योंकि बॉइंट फोर्स हमें क्या करती है, चीज़ों को फ्लोट कराने में हेल्प करती है। अगर कोई चीज़ सिंक कर रही है इट मीन्स उसमें बॉइंट फोर्स लेस लग रही है, कम लग रही है, ना के बराबर लग रही है, ठीक है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में 3 केस बनते हैं, तीनों ही आपको याद रखने हैं। अगर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है इट मीन्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है दैट इज लेस देन बॉइंट फोर्स, दैट्स वाई इट इज़ फ्लोटिंग। एंड सेकेंड केस में क्या होता है, अगर ये चीज़ ना ही डूब रही है ना ही फ्लोट कर रही है, बीच में है, ठीक है, पार्शली इमर्स्ड है, तो क्या हो रहा है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स, दोनों ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड केस में हमने देखा कि अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है बॉइंट फोर्स से तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के 3 केसेस बनते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बॉइंट फोर्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। बॉइंट फोर्स क्या है, बॉइंट फोर्स क्या है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है जो चीज़ों को डूबने नहीं दे रही है, दैट इज बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स हमने क्या कहा, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा उतनी ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी, ठीक है। मान लो 200 ग्राम पानी उसने डिस्प्लेस किया तो नीचे से बॉइंट फोर्स लग रही है वो भी 200 ग्राम ही लगेगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमने देखा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सेकंड है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप बॉइंट फोर्स आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया था, तो वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ही ये एक्चुअली स्टेटमेंट दी थी कि जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है दैट इज डिस्प्ले, मतलब जितना ऑब्जेक्ट जो है जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है उतनी बॉइंट फोर्स लगेगी। ये किसने दिया था, ये आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है, आर्किमिडीज का ही ये प्रिंसिपल है एक, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूँ, बट ये प्रिंसिपल किस पे काम करता है, ये काम करता है फुली, जब कोई ऑब्जेक्ट या तो पार्शली इमर्स्ड है या फुली इमर्स्ड है, ठीक है। तो उसी पे ये जो सिद्धांत ये काम करता है। क्या कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ही ये सिद्धांत दिया था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतनी ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी। और इट इज़ वर्किंग फॉर व्हेन बॉडी इज़, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज पार्शली इमर्स्ड, मतलब थोड़ा डूबा हुआ है या फिर पूरा डूबा हुआ है, पार्शली इमर्स्ड और फुली इमर्स्ड। ये जो सिद्धांत है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये किस पे वर्क करता है, व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली in a fluid and it experience an upward force that is equal to weight of fluid displaced by it, ठीक है। अभी जो हमने बताया ना कि जो ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उतनी ही बॉइंट फोर्स लगेगी, वो आर्किमिडीज का ही सिद्धांत है। बट वो किसके लिए है, कहाँ वर्क करता है, व्हेन बॉडी इज पार्शली इमर्स्ड और बॉडी इज फुली इमर्स्ड, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। उसके अलावा हमने रिलेटिव डेंसिटी डिस्कस किया था। डेंसिटी तो मैंने आपको बता दिया, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए आपके पास आपको रिलेटिव डेंसिटी देनी है, कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा है जिसमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी दिया गया है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया है, तो आप रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के इस तरह से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑब्लिक डेंसिटी ऑफ वाटर करके उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर आपको डेंसिटी मास अलग दिया है, वॉल्यूम अलग दिया है सब्सटेंस का और वाटर का, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी क्या आती है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। और डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करोगे, मास ऑफ वाटर अपॉन
मास ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला ही होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट करोगे? मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम। फिर क्या हो जाएगा? मास ऑफ सब्सटेंस मास ऑफ वाटर, और ये जो वैल्यू ऊपर चली जाएगी मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ वाटर। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। इस फॉर्मूला के थ्रू अगर न्यूमेरिकल दिया होगा आपको जिसमें मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ वॉल्यूम और मास ऑफ क्या लिख दिया मैंने? मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम, मास ऑफ वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ सब्सटेंस, सॉरी वही मैं कहूँ, मैंने क्या लिख दिया? मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, यहाँ वॉल्यूम आएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप जो है न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। अगर डिटेल में आपको देखना है, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया तो उस वीडियो को आप ज़रूर कंसिडर करें। और ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मतलब ये क्योंकि रिवीजन था एक टाइप का। तो अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आपने। अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक मिनट इरेज कर दो इसको, एक मिनट इसी से इरेज कर दो। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है कि अप थ्रस्ट कितनी है, मतलब बॉइंट फोर्स कितनी लग रही है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो बॉइंट फोर्स कैसे निकालते हैं, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ। अब थ्रस्ट अगर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एक और चीज़ है जो मैंने अभी तो नहीं बताई, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको जब हम एयर में उसका वेट देखते हैं तो एयर में वेट मान लो उसका 5 kg आएगा, और जैसे हम उसको पानी में डालेंगे तो पानी में उसका वेट जो है रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू बाइंड फोर्स। मान लो एयर में उसका वेट 5 किलो था तो वाटर में उसका वेट मान लो 3 kg आया, ठीक है। तो 5 - 3 कितना हो गया? 2 kg। और ये 2 kg क्या है? यही हमारी अप थ्रस्ट है, यही हमारी बाइंड फोर्स है, ठीक है। कोई भी चीज़ मान लो आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, अगर आपके पास कप है, बकेट में आपने डाला तो आपको जब बाहर था मग आपके हाथ में तब आपने देखा उसका वेट आपको थोड़ा सा फील होता है। जैसे आप पानी में डालोगे आपको काफ़ी हल्का हल्का सा फील होगा। वो किस वजह से होता है? वो अप थ्रस्ट की वजह से होता है। वाटर जो नीचे से फोर्स लगा रहा है उसी की वजह से हमें उसका वेट थोड़ा कम फील होता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एयर में वेट 5 kg है तो वाटर में उसका मान लो 3 kg हो गया, तो उस पर जो अप थ्रस्ट लग रही है दैट इज़ 2 kg। तो अप थ्रस्ट अगर आपको निकालने को आती है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? वेट of object in air minus weight of object in water, ठीक है। तो उसके थ्रू आप जो है अप थ्रस्ट बॉइंट फोर्स निकाल सकते हो कि एयर में जितना वेट था माइनस कर दोगे वाटर के वेट से, तो वो कितनी, वो क्या आ जाएगी? हमारी अप थ्रस्ट आ जाएगी, बॉइंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस है, क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर सिंक्स टू द बॉटम, दिस इज बिकॉज, उसने कहा एक आयरन ब्लॉक लिया उसने, जैसे उसने उस आयरन ब्लॉक को वेसल में डाला, पानी के वेसल में, तो क्या हो गया? सिंक कर गया, मतलब डूब गया। ये क्या कर गया? सिंक कर गया। तो ये सिंक किया, ऐसा क्यों हुआ? अब मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी पीछे कि जब ऑब्जेक्ट का जो वेट है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लूइड, तो जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? वेसल इज नॉट डीप एनफ टू अलाउ द ब्लॉक टू फ्लोट। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक इज लेस देन वेट ऑफ द ब्लॉक। यस, यही होगा कि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है एज कम्पेयर टू वॉट दिस ब्लॉक, वो कम पानी डिस्प्लेस किया है, कम पानी डिस्प्लेस किया उसने, जिसकी वजह से जो ये ऑब्जेक्ट था, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट हैवी था, इस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा था जिसकी वजह से इसने पानी कम डिस्प्लेस किया, और क्या हो गया? ये जो है सिंक कर गया, डूब गया। द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक इज लेस देन वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, जिसकी वजह से ये डूब गया, सिंक कर गया। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। वेट ऑफ ब्लॉक इज लेस देन वेट ऑफ द वाटर। अगर लेस होता फिर तो वो फ्लोट करता, फिर वो सिंक थोड़ी करता। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती तब भी वो फ्लोट ही कर रहा होता, सिंक नहीं होता। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन जो है दिस इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अंजना टेक्स 2 ब्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल साइज। 2 सेम साइज के उसने ब्लॉक्स लिए, 2 ब्लॉक्स हैं मान लो उसके पास, दोनों सेम साइज के हैं। शी समर्ज देम 1 by 1 इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। उसने दोनों को पानी में डाला तो क्या होगा? Buoyant force acting on aluminium is less than buoyant force on lead. The buoyant force acting on aluminium is greater than buoyant force on lead. या the buoyant force acting on aluminium is equal to buoyant force on lead. देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम होगा, साइज सेम होगा ना,
तो क्या होगा, वो इक्वल वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स भी इक्वल ही लगेगी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स ऑन लेड, बिकॉज इनका जो साइज है दैट इज आइडेंटिकल। अगर वॉल्यूम सेम दिया है, साइज सेम दिया है, तो सेम जो है बॉइंट फोर्स लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इमर्स्ड इन वाटर एंड देयर वेट्स आर मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ए और बी। ये ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का जो वेट है स्प्रिंग बैलेंस से हमने मेजर किया। द फॉलोइंग टेबल इज बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑब्टेन्ड। तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें इसकी रीडिंग दी हुई है, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर कितना है, एक्स है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर है 55। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो हुआ है दैट इज वाई। वेट ऑफ अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 10। ए का ये है, बी का ये है, ठीक है। हमें एक्चुअली क्वेश्चन में देखो, हम ऑप्शन में देखो, हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड और क्यू की वैल्यू। ये जो एक्स है, वाई है, जेड है और ये क्यू है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए ए केस में देखते हैं पहले। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, एयर में वेट कितना है, एक्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर कितना है, 55। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है, वाई। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था जो बॉइंट वाटर जो डिस्प्लेस होता है, जो बॉइंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू, point force is equal to water displaced by an object, water displaced by an object। कि जो बॉइंट फोर्स लगती है वो जितना पानी डिस्प्लेस किया होता है ऑब्जेक्ट ने उतनी ही लगती है। तो अगर अपथ्रस्ट जो बॉइंट फोर्स है दैट इज 10, अगर अपथ्रस्ट 10 है इट मीन्स उसने जो पानी डिस्प्लेस किया होगा वो भी कितना किया होगा, 10 ही किया होगा, 10 ग्राम ही किया होगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ लिख लेती हूँ, कितनी, 10 आ गई। अब हमसे पूछा है x की वैल्यू। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर है x, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर तो ये है और अपथ्रस्ट हमारे पास 10 है। तो मैं अभी पीछे आपको बता के आई थी कि अगर आपको अपथ्रस्ट निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, ठीक है। तो अपथ्रस्ट कितनी है हमारे पास, बॉइंट फोर्स कितनी है, 10। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर कितना है हमें फाइंड आउट करना है, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर कितना है, वाटर में 55 है। तो अब क्या करेंगे, 10 इधर आ जाएगा, x की वैल्यू निकालिए ना, x इज इक्वल टू 55 और इसको यहाँ इसको हम यहाँ ले जाएंगे, 10 के साथ प्लस कर देंगे तो मतलब ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ चला गया, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65। जो x की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 65, ठीक है। इतना मैथ तो आप कर ही लोगे आई होप। उसके अलावा x आ गई हमारे पास, y आ गया। अब हमें z और q फाइंड आउट करना है, ठीक है। z और q कर लेते हैं। देखो अब नीचे आओ, z कितना है, अपथ्रस्ट कितनी बताई है z, और वाटर डिस्प्लेस हुआ है 5। तो मैंने क्या कहा था, अब वाटर डिस्प्लेस जितना होता है उतनी ही अपथ्रस्ट होती है, मतलब z की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। z की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 65। अब हमें फाइंड आउट करना है q की वैल्यू, ठीक है। q क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, ये इरेज हो गया ना। वेट अभी बताया आपको अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो अपथ्रस्ट कितनी है इस केस में 5, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर कितना है 80, माइनस वाटर का हमें निकालना है, वाटर की वैल्यू q हमें निकालना है। तो 80 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ गया 75। तो q की वैल्यू आ गई हमारे पास 75, q की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है। तो अब देखिए ये सारा मैं पीछे समझा के आई हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से करना, तसल्ली से करना, ठीक है। इजी है काफ़ी क्वेश्चन। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 65। अब देखो x की वैल्यू 65 कहाँ है, इन दो केसेस में है, इसमें और इसमें। तो इट मीन्स ये वाले ऑप्शंस तो कट हो गए, ठीक है। मैंने तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया, आप एक x की वैल्यू फाइंड आउट करके भी देख सकते हो कि कौन सा आपका ऑप्शन निकल रहा है। अगर x के दो ऑप्शन जैसे 65 हो गए तो फिर आप y का निकाल के देखो कि किस में y आ रहा है, ठीक है। y में क्या आ रहा है, q में क्या, मतलब एक या दो ऑप्शन x या y दो की वैल्यू भी निकालोगे तब भी आप जो है अपना आंसर तक पहुँच ही जाओगे। फिर भी नहीं पहुँचते तो फिर तो पूरा आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी है 65, y की वैल्यू कितनी है 10 एंड y की वैल्यू 10, z की वैल्यू 5, z की वैल्यू 5, x की वैल्यू 65, y की वैल्यू 10, q की वैल्यू 75, z की वैल्यू 5। तो ये जो सी ऑप्शन है ना ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या है y की वैल्यू 55 है, y की 55 नहीं है, y जो है 10 है, ठीक है। y 10 है, ये देखो y की वैल्यू जितनी अपथ्रस्ट होगी उतना वाटर डिस्प्लेस होगा, तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है 10, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन है राइट, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 4 इज, खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करना, काफ़ी इजी क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी हैविंग डिफरेंट डेंसिटी बट सेम साइज आर पुट इन अ लिक्विड, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड अरेंज दीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस ऑब्जेक्ट पे कितनी बॉइंट फोर्स लग रही है वो बतानी है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब कम से ज़्यादा, सबसे कम बॉइंट फोर्स किस पे लग रही है एक्चुअली, ठीक है। तो कितनी है, 3 डेंसिटी दी है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, तीनों की डेंसिटी जो है डिफरेंट है, ए हो गया बी हो गया, तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, बट सेम साइज आर पुट इन अ लिक्विड, जो इनका साइज है वो सेम है, ठीक है। साइज सेम है तो किस में कितनी बॉइंट फोर्स लगी हमें वो बताना है। 3 objects A, B and C having different density but same size are put in a liquid. Consider the following situation, arrange then ascending order acting on। अच्छा ठीक है, जो A है, अब इसमें 3 ऑप्शन, ये 3 इसमें सिचुएशंस दी हुई हैं आपको। जो A है, A इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन लिक्विड, जो A है वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो गया, मतलब वो डूब गया, सिंक कर गया, ठीक है। A जो है डूब गया, इसको इरेज कर देती हूँ। अब सेकंड सिचुएशन दी है, बी फ्लोट्स विद 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड। जो बी है हमारा, बी ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी तीनों की सेम है, ठीक है। जो बी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, बी फ्लोट्स विद 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, मतलब इसका 1/4 वॉल्यूम जो है लिक्विड के अंदर है, अगर 1/4 अंदर है इट मीन्स 3/4 इसका बाहर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है, मतलब जो सिचुएशन सी दी है, सी फ्लोट्स विद 1 सेकेंड ऑफ इट्स वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, मतलब उसका आधा जो पोर्शन है वो बाहर है और आधा पोर्शन इसका अंदर है, ठीक है। इस तरह से 1/2 इसका बाहर है, 1/2 अंदर है, मतलब इस तरह से हाफ हाफ होगा, ठीक है। और इस केस में क्या है, बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, 1/4 ही है, और ये तो पूरा ही सिंक कर गया है, ठीक है। तो हमें बताना है सबसे कम बॉइंट फोर्स किस पे लग रही है। अब सबसे कम बॉइंट फोर्स किस पे लगेगी, जो चीज़ डूब गई है उसी पे लगेगी ना, तो ये सिंक कर गया, सबसे कम बॉइंट फोर्स किस पे लग रही है, ए पे, ठीक है। ए पे सबसे कम पॉइंट फोर्स लगती है, तो सिर्फ एक, इससे भी आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ए में, क्योंकि ए में सबसे कम पॉइंट फोर्स इसी में लग रही है, तो उसी हिसाब से आपका राइट आंसर ये हो गया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हो, बट मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको। अब उससे कम किस में लग रही है पॉइंट फोर्स, सी में। तो क्या हो रहा है ना, आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है, बट इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा हिस्सा बाहर है, ठीक है। इसमें जो ज़्यादा पोर्शन है वो बाहर है, मतलब इस पे पॉइंट फोर्स थोड़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये इसको फ्लोट नहीं करने दे रहा है, इसका ज़्यादा हिस्सा ऊपर है, थोड़ा सा हिस्सा ही नीचे है इसका, मतलब इस पे पॉइंट फोर्स थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसलिए इसको ऊपर की तरफ ही रखा है इसने। और इसमें क्या है, आधा हिस्सा बाहर है, आधा हिस्सा अंदर है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे कम पॉइंट फोर्स किस में है, ए में, उसके बाद सी में, और सबसे कम किस में है, बी में। सबसे कम जो पॉइंट फोर्स है वो लग रही है बी में, क्योंकि इसका मैक्सिमम पोर्शन बाहर है, मैक्सिमम पोर्शन बाहर है, इट मीन्स इसमें मैक्सिमम, इसमें ज़्यादा पॉइंट फोर्स लगी, क्योंकि पॉइंट फोर्स क्या करती है, चीज़ों को फ्लोट कराने में हेल्प कर रही है, उसको डूबने नहीं दे रहा, वो फ्लोट करा रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज ए सी बी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, एन ऑब्जेक्ट इज पुट 1 by 1 in 3 liquids P, Q, R having different density. Consider the following statement. Arrange the liquids in ascending order of density. Sorry, इसको फिर से अब इसमें क्या है, डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग सब असेंडिंग ऑर्डर। पिछले क्वेश्चन में हमने पॉइंट फोर्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस किया था, मतलब क्वेश्चन अरेंज किया था, क्वेश्चन किया था। इसमें क्या है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, इसमें डेंसिटी बतानी है, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, ठीक है। उसमें हमने किया था सबसे कम पॉइंट फोर्स किसकी है, फोर्थ क्वेश्चन में। इसमें बताएंगे सबसे कम डेंसिटी किसकी है, ठीक है। इन लिक्विड पी, जो लिक्विड पी है, लिक्विड पी है, उसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, जो ऑब्जेक्ट है वो डूब गया। क्यू में क्या हो रहा है, इन लिक्विड क्यू, ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1/4 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, भी सेम वैसा, ये 1/4 इनसाइड द लिक्विड है, इट मीन्स 3/4 उसका बाहर होगा। थर्ड केस, इन लिक्विड आर, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद, ये क्यू है ये आर, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1/2 पार्ट ऑफ, हाफ ऊपर है हाफ नीचे, इस तरह से, ठीक है। ये हमने सिचुएशंस बना ली, ठीक है, डायग्राम बना ली। अब आपको बताना है कि कौन सा, जो किस में सबसे कम डेंसिटी है। देखो डेंसिटी मैंने आपको बताया था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसकी जितना ज़्यादा, कैसे बताऊँ आपको, हाँ, जिसमें जितनी, मैंने आपको बताया था पॉइंट फोर्स जो है दैट इज़ इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर पॉइंट फोर्स ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इट मीन्स। अब इसमें देखो, इसमें जो है
कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर गया, इट मीन्स बॉइंट फोर्स उसमें कम लगी, बॉइंट फोर्स कम लगी, इट मीन्स उसमें जो है बॉइंट फोर्स कम लग रही है, मतलब डेंसिटी भी इसकी कम है, ठीक है, क्योंकि आपको बताया ना कि पॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर कोई चीज़ सिंक कर रही है, इट मीन्स उसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है दैट इज़ लेस, सो दैट्स वाई। अच्छा, तीनों की डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, डेंसिटी सेम नहीं है, डेंसिटी सेम नहीं है, डेंसिटी जो है डिफरेंट है तीनों की, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, इसने कहा कि P जो है वो फुली सबमर्ज्ड हो गया, डूब गया, P जो है पूरा डूब रहा है नीचे, पूरा डूब रहा है, इट मीन्स जो इसकी डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है, इसलिए ये डूब रहा है। तो P की डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम Q और R को देखें तो हाफ पोर्शन इसका बाहर है, हाफ पोर्शन इसका अंदर है, तो इस हिसाब से P सबसे कम डेंसिटी P की, उसके बाद R की और उसके बाद Q की, क्योंकि इसका ज़्यादा पोर्शन ऊपर है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। अब ये पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, P की डेंसिटी सबसे कम, उसके हम R की और Q की उससे ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको क्वेश्चन को लगाना था, तो P R Q इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा P R Q, ठीक है, क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा, और जिसकी अगर लिक्विड की डेंसिटी मान लो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो वो क्या करेगा, उसको फ्लोट होने में हेल्प कर रहा है, बट ये चीज़ डूब रही है, इट मीन्स इसका जो वेट है वो ज़्यादा है और वाटर, इसकी जो डेंसिटी है पानी की वो कम है, दैट्स वाई ये जो है नीचे गिर गया, ये नीचे सिंक कर गया। और इसमें क्या था, एक्चुअली तीनों की डेंसिटी डिफरेंट है, डेंसिटी सेम नहीं है, तीनों की डेंसिटी डिफरेंट है। तो किसकी डेंसिटी सबसे कम है, इस लिक्विड की डेंसिटी सबसे कम है, उसके बाद Q की डेंसिटी, उसके बाद R की डेंसिटी, ठीक है, सॉरी R की डेंसिटी, उसके बाद Q की डेंसिटी, क्योंकि तीनों ही डेंसिटी डिफरेंट, इसमें डेंसिटी सेम नहीं है। सिक्स क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट एक्स सिंक्स इन लिक्विड P एंड Q बट फ्लोट्स इन लिक्विड R। हमारे पास कोई एक्स है, सब्सटेंस एक्स कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ये P Q R जो है लिक्विड है, P Q R, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एक्स जो है सिंक्स इन लिक्विड P एंड Q, ये कोई ऑब्जेक्ट है एक्स जो P और Q में तो सिंक कर गया, बट R में वो फ्लोट कर रहा है, R में वो सिंक नहीं किया, R में वो फ्लोट कर रहा है, P Q R, यहाँ पे X, ये X है जो फ्लोट कर रहा है R में। अब P और Q में सिंक कर रहा है, तो चार ऑप्शंस दिए हैं, मतलब चार स्टेटमेंट्स दिए हैं। डेंसिटी ऑफ X इज मोर देन डेंसिटी ऑफ P, डेंसिटी ऑफ X जो है दैट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ P, यस डेंसिटी ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है, तभी तो वो नीचे डूब गया ना, सिंक कर गया, तो A तो सही है। B देख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ X इज लेस देन डेंसिटी ऑफ R, जो X की डेंसिटी है दैट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ R, नहीं डेंसिटी ऑफ X इज लेस देन डेंसिटी ऑफ R, डेंसिटी ऑफ X, हाँ इसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ X इज लेस देन डेंसिटी ऑफ R, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, इसकी डेंसिटी कम है, दैट्स वाई ये फ्लोट कर रहा है, अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती तो ये भी डूब जाता ना, इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी भी सही है। डेंसिटी ऑफ P इज इक्वल टू, इसमें दोनों की डेंसिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी और लिक्विड की डेंसिटी भी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ P इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ R, जो डेंसिटी ऑफ P है दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ R, P और R की डेंसिटी जो है सेम है वो कह रहा है, जबकि नहीं, तीनों की डेंसिटी क्वेश्चन में लिखा है ना कि तीनों की डेंसिटी सेम है, सॉरी अलग है, इसकी डेंसिटी तीनों की डेंसिटी अलग है, और इसकी डेंसिटी देखो इसमें फ्लोट कर रहा है, इसमें सिंक कर रहा है, तो तीनों की इसकी इन दोनों की डेंसिटी सेम नहीं हो सकती, इनकी डेंसिटी अलग है। डेंसिटी ऑफ P इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ R, डेंसिटी ऑफ P और R की डेंसिटी सेम नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज नॉट ट्रू। डेंसिटी ऑफ P इज लेस देन डेंसिटी ऑफ R, जो डेंसिटी ऑफ P है दैट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ R, जो P लिक्विड है इसकी डेंसिटी कम है, वो कह रहा है R की डेंसिटी से, यस P की डेंसिटी कम है, दैट्स वाई जो ऑब्जेक्ट है इसमें सिंक कर गया ना, और इसमें सिंक नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। दोनों की लिक्विड की और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इसमें कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। डेंसिटी मतलब वेट, वेट मतलब मास की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मतलब ऑब्जेक्ट का वेट और ऑब्जेक्ट के मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर नहीं है, बाकी A B D तीनों सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा A B एंड D। अच्छा, ये क्वेश्चन उसी को समझ आएंगे जिसने क्वेश्चन जो ये मैंने जब रिवीजन कराई थी अभी, क्विक रिवीजन, वो आपने सही से सुनी होगी, या फिर आपने प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में ये लेक्चर करवाया है वो देखा होगा, तभी आपको एक चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आपको लगेगा मैम तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रही हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक्स ऑफ लेड एल्यूमिनियम जिंक आर सबमर्ज्ड इन वाटर। 3 आइडेंटिकल साइज के ब्लॉक हैं, ए बी सी मान लो, 3 आइडेंटिकल साइज के ब्लॉक हैं जिसको लेड एल्यूमिनियम और जिंक में, लेड में
एल्यूमिनियम में और जिंक में सबमर्ज्ड करा रहे हैं। अब आपको ज़्यादा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या है, लेड की क्या है, जिंक की क्या है। इसने दिया लिखा है कि आइडेंटिकल साइज ब्लॉक्स हैं। जब जहाँ सेम साइज आ जाए, आइडेंटिकल साइज आ जाए, तो वहाँ क्या होगा, बॉइंट फोर्स भी इक्वल ही लगेगी। साइज इक्वल है, इट मीन्स साइज सेम है, वॉल्यूम सेम है, मतलब वाटर डिस्प्लेस करेंगे वो भी सेम ही करेंगे, वाटर सेम करेंगे, इट मीन्स बॉइंट फोर्स भी सेम ही लगेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स ऑफ जिंक और बॉइंट फोर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तीनों की जो बॉइंट फोर्स है इक्वल होगी, क्योंकि तीनों जो है सेम वाटर डिस्प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों का जो साइज है वो सेम है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। टू सॉलिड्स P and Q float in water. It is observed that P floats with half of its volume immersed and Q floats with 2/3 of its volume. हमारे पास दो कोई ऑब्जेक्ट हैं P और Q, ठीक है, ये फ्लोट कर रहे हैं। जो P है वो क्या कर रहा है, हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम से फ्लोट कर रहा है, मतलब आधा हिस्सा इसका ऊपर है, आधा हिस्सा इसका नीचे है। जो Q है, Q की बात करें तो ये P है, ये Q। जो Q फ्लोट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड, मतलब उसका 2/3 वॉल्यूम इमर्स्ड है, मतलब 1/3 इसका ऊपर होगा वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ P एंड Q, P और Q की एक्चुअली डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो डेंसिटी हमें D1 और D2 की डेंसिटी निकालनी है। तो D1 डेंसिटी कितनी है, फर्स्ट की डेंसिटी 1/2 और सेकेंड की डेंसिटी कितनी है 2/3, 2/3। तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा ना, 3 इंटू 2। तो कैसे करेंगे, 3 रेशो निकालनी है ना हमें, 2 इंटू 2 4। तो इनकी डेंसिटी की जो रेशो आ गई दैट इज 3/4। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th पे चलते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर क्यूब, एंड इट्स वेट इज 30 ग्राम इन ईयर। वेट जो है, मतलब जो मास है दैट इज़ 30। वेट और मास दोनों अलग अलग होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। वेट क्या है, वेट है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी, ठीक है। और मास क्या है, मास एक्चुअली जो हमारे अंदर मास क्या है, जितना और मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है जितनी चीज़ों ने, मतलब मास क्या है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है हमारी बॉडी ने, दैट इज़ मास। मास, ठीक है, मास क्या है, कितना, जैसे यहाँ समझाते हैं, देखो डेंसिटी क्या है। मान लो मैंने पेड़ वाला एग्जांपल समझाया था ना आपको कि ये जो एक पार्क है वो ज़्यादा डेंस है क्योंकि डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है मतलब मास ज़्यादा है, मतलब इसमें मास ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। तो मास क्या है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है एक्चुअली उसने, दैट इज़ मास। तो मास जो है, मान लो हमारा मास जो है 100 kg है अर्थ पे, ठीक है, हमने 100 kg जो स्पेस है दैट हमने वो ऑक्यूपाई किया है, मतलब हमारा जो वेट है दैट इज़ 100 ग्राम। हमारा जो स्पेस हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है अपनी बॉडी का वो इतना है, ठीक है। तो वो मान लो 100 ग्राम है, 100 किलोग्राम है, सॉरी नॉट ग्राम्स। हमारा वेट अगर मास, किसकी बात कर रही हूँ, मास की। अगर हमारा मास अर्थ पे 100 kg है तो हमारा मास मून पे भी 100 kg ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि मून पे जाके हमारा मास कम हो जाएगा, यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत मास हमारा गिर जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। हमारा मास सेम ही रहेगा अर्थ पे या मून पे, दोनों की बात करूँ। वहीं अगर वेट की बात करें हम, तो वेट क्या है, वेट एक्चुअली मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या है, एम मास, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ पे मान लो हमारा वेट अगर 100 kg आ रहा है और मून पे जो है हमारा वेट 1/6 कम हो जाता है, तो मान लो 16 kg आया हमारा वेट, क्योंकि मून पे 1/6 कम वेट होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ, क्योंकि मून में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम है, 1/6 कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो हमारा जो मून पे वेट आएगा वो कितना आएगा, 16 kg। तो हमारा मास तो सेम रहेगा बट हमारा मास, सॉरी वेट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेट क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि मून में एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम होती है, तो हमारा वेट भी कितना आएगा, कम ही आएगा, क्योंकि वेट क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं बस ये समझाना चाह रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, कि वेट और मास दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा मास चेंज नहीं होता कभी भी, बट हमारा वेट चेंज हो जाता है कि वहाँ पे जिस जगह पे हम गए हैं वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट कम हो जाता है। अर्थ का कंपैरिजन अगर मून से करें तो मून पे, अर्थ पे हमारा वेट अगर 100 kg है तो वहाँ मून पे जाके हमारा वेट कितना हो जाएगा, 16 kg कम हो जाए, इतना कम हो जाएगा हमारा वेट, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। अब इसने वेट दिया 30 ग्राम,
मान लो ये मास है, अगर इसमें डिटेल में आपको कुछ नहीं दिया है, अगर आपको हाँ कोई न्यूमेरिकल दिया है कि आपको वेट निकालना है, ठीक है, या मास निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे मास का वेट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमसे ऐसा कुछ नहीं पूछा है, हमें बस एक स्टेटमेंट दी है कि वेट जो है 30 ग्राम है एयर में, ठीक है। तो हम इसको वैसे ही कंसीडर करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि वेट और मास अलग अलग है, अर्थ में इतना है या मून पे इतना है, तब तक कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है हमारा 30 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25। तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे ना, 5 5 25, 6 5 30, तो 6 को अगर डिवाइड करोगे 5 से, 5 1 5, 6 में 5 गए 1। तो हमसे पूछा था कि ये जो बॉल है ये फ्लोट करेगी, ये सिंक करेगी वाटर में, ठीक है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी आ गई, 6 में 5 गए 1 पॉइंट, 1 मिनट कैसे कर दिया मैंने, 30/25। इसको थोड़ा सा रुको, मैं इरेज करती हूँ, 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से समझा दूँ। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर करती हूँ, सॉरी, 30 मास है हमारा 30, ठीक है, एंड वेट है हमारा कितना, वेट है हमारा 25, 30/25, ठीक है, 30/25। तो 6 5 30, 5 5 25। अब 6 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 5, 6 में से 5 गए 1.0, 5 2 10, पूरा कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए ना, तो 1.2, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। क्यों सिंक करेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है दैट इज़ 1.2, और हमें पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, डेंसिटी ही निकाली ना अभी हमने, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने डेंसिटी निकाली 1.2, वाटर की डेंसिटी होती है 1, और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आई 1.2, मतलब जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा होने की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा हमारा, सिंक करेगा, फ्लोट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्रेशर चैप्टर पे, प्रेशर चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, आई थिंक सो कि आपको हो सकता है वॉइस का कुछ इशू आ रहा हो, प्लीज़ 2-3 दिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, उसके बाद मैं नया ही माइक मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इस माइक से मुझे लगता है प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, बट तब तक आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लिए, क्योंकि मैं थोड़ा अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, अभी नहीं ले सकती, वापस जाके लूँगी, तो भी प्लीज़ ऐसे ही आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो वीडियोस हैं आपको मिलती है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, 3 दिन मिलती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में शाम को 5 बजे। और इसके अलावा अभी तक हमारे 18 चैप्टर, आज की वीडियो डाल के 18 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो, मतलब 18 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हमने। 18 टॉपिक्स नहीं किए, 18 लेक्चर हुए हैं एक्चुअली हमारे, 18 लेक्चर हमने किए। नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे प्रेशर, ठीक है, प्रेशर चैप्टर कर लेंगे, जिसमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर रह रहा था, वो कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कौन से क्वेश्चन करते हैं, मतलब कौन सा टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चलिए ठीक है, बाय बाय।